देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष का सवाल लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, इस पर हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक रावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से यह जवाब चाहता हूं कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं। इस योजना के हितग्राहियों को महीने में दी जाने वाली राशि दी जाएगी या नहीं, मुख्यमंत्री स्पष्ट करें। भाजपा विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। यह गारंटी हर हाल में पूरी होगी। कल भी मुद्दा उठाया था, बुलाई यहाँ पर क्या रणनीति तैयार होगी? कल भी कहा, आज भी कहा कि जो भाजपा का संकल्प पत्र से भाजपा दूर जा रही है, धान खरीदी को लेके दूर हो रही है। लाडली बहना तो मामा के साथ लाडली बहना को भूल गए। इस प्रकार की जो है उन बातों को लेके आज हमें सदन में रखेंगे विधायक। स्वाभाविक रूप से उन सबको भी गाइडलाइन देना आवश्यक रहता है। और अभी सर लाडली बहना के अलावा कौन कौन से मुद्दे, क्योंकि सुनने में आ रहा बिजली अवैध उपकरण से कुछ बहुत सारी रणनीति बनाई, ऐसे कई मामले हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो संकल्प पत्र है भाजपा का, जिसपे चुनाव लड़ा, अगर वो मुकर रही है तो भाजपा क्यों मुकर रही है वो जानना। जो लोग विकास को और विकास के बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, वो ऐसी टिप्पणियां करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का उनको भी मौका मिलेगा, सुनने का भी मौका उनको मिलेगा। और आज धन्यवाद प्रस्ताव सरकार पेश कर रही है और सौभाग्य से शायद मैं भी अपनी बात रखूंगा। वो कह रहे मुद्दों का जिक्र नहीं हुआ राज्यपाल। मुझे लगता है कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि महामहिम का अभिभाषण आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। मैं फिर वही दोहराता हूं, जो विकास को नहीं पचा पाते वो ऐसी टिप्पणियां कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास विरासत के साथ आम गरीब के लिए है, ये सच्चाई है। सच्चाई को अभी भी अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा उनका घटते ही जाना है, ये बात मानो। पहले गड्ढे वाली सरकार थी और अंधेरे वाला प्रदेश था, और अब सरप्लस बिजली वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। महाकाल लोग बनते ही इंदौर की इकोनॉमी बदल गई। ये सारे बयान इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। नीलाभ शुक्ला जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि लाडली बहना पर लगातार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनाओं को जो वादा किया था वो पूरा नहीं करेगी, इसलिए विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है? देखिए, हम बात करें, हमने तेलंगाना में जो हमारी गारंटियां थी हमने शुरू कर दी। महिलाओं को हर महीने 2500 देना शुरू कर दिया, 500 में गैस सिलेंडर देना शुरू कर दिया। तो राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ देना शुरू कर दिया। सहायता राशि मजदूरों को 12,000 रुपए देना शुरू कर दी। हमने तेलंगाना में हमारी जो गारंटी थी शब्दशः पूरी करी है। अब देखिए, आपने लाडली बहना का इवेंट बनाया, उसके चक्कर में आपने क्या कर, कहीं देखो कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए तो उनकी पेंशन पिछले 10 महीने से नहीं मिली, विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिली। आपने पूरी तरह लाडली बहना का इवेंट बनाया। अब तो हमारा देखिए, हम विपक्ष हमारा दायित्व है, हम सवाल क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। आपने 3,000 रुपए देने का वादा किया था, अब मामा जी का चेहरा ही आपने प्रदेश से हटा दिया, उन्हें दक्षिण पहुंचा दिया और किसी यात्रा का प्रभारी बना के, जिन्होंने घोषणाएं लंबी की थी। कई वीडियो वायरल हुए जब शिवराज जी लाडली बहनाओं के साथ कह रहे कि मैं संघर्ष करूंगा, मैं इस योजना को चालू रखूंगा। कहीं नहीं सवाल खड़े होते, जिन्होंने घोषणा करी वही खुद उसको लेकर आश्वस्त नहीं है कि ये चल पाएगी या नहीं। शिवराज जी कई वीडियो आप देखने वायरल हुए थे, महिलाओं भी रो रही थी, वो भी आंखों से आंसू भरे हुए, वो सांत्वना दे रहे थे कि देखो मैं भी कोशिश करूंगा योजना चलती रहे। तो देखो, जिन्होंने घोषणा करी शिवराज जी ने वही आश्वस्त नहीं, सवाल तो खड़े होंगे। अब तो हमने कहा इसका कानून बना दीजिए आप, इसमें क्या आपत्ति है? जब जो आपने घोषणाएं करी है, जनता को भ्रमित किया है। देखिए, आपने कहा कि अभी मैनिफेस्टो में कि हम गेहूं का तत्काल मूल्य करेंगे 27 रुपए, आप कर दीजिए। धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए कर दीजिए। 450 में गैस सिलेंडर दे दीजिए। जो आपने कहा था वो कीजिए, हमको नई बात तो कर नहीं रही है। बिल्कुल। तो आप कानून बना दीजिए लाडली बहना पर, उसमें आपको क्या आपत्ति है?
अब आप कहते हैं मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, हम आप प्रदेश की सरकार मोदी की गारंटी चल रही। अरे मोदी जी तो हमें दी थी गारंटी प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की, वो भी पूरी नहीं हो पाई। मोदी जी ने एक के बदले 10 साल लाने की बात कही थी, वो भी पूरी नहीं आई। मोदी ने चीन को लाल लाल आग दिखाने की बात की थी, लेकिन चीन हमारी जमीनों में कब्जा कर रहा है, वो भी नहीं पूरी हो पाई। मोदी ने कहा था हवाई चप्पल पहनाने वालों को मैं हवाई यात्रा करूंगा, वो भी पूरी नहीं हो पाई। बेतहाशा महंगाई पर लगाम लगाने की मोदी ने गारंटी दी, वो भी नहीं हो पाई। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी मोदी ने गारंटी दी थी। साफ है मोदी ने महिला सुरक्षा की बातें भी की थी। यानी कि विपक्ष चाहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा करे। आप जिसकी गारंटी की बात कर रहे हैं, पहले उनकी पुरानी गारंटियों की बातें तो मैं कर लूं जी। मोदी ने कहा था प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, अब मणिपुर में महिलाएं निर्वासित हो रही हैं, जो पदक लाने वाली बच्चियां हैं उनके आपके सांसद यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। तो मोदी जी की गारंटी का क्या मतलब, जब उनकी पुरानी गारंटियां ही पूरी नहीं हो पाई, वही फुलफिल नहीं हो पाई, और आपने पीठ थपथपा रही मोदी जी की गारंटी। ठीक है, तो हम विपक्ष से हमारा दायित्व है। ठीक है, आप विपक्ष से आपका दायित्व है सवाल उठाना और सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। ब्रजगोपाल लोहिया जी इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। ब्रजगोपाल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से लाडली बहना पर विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल पूछ रहा है, और जैसा कि नीलाभ जी ने कहा कि मोदी की गारंटी की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने जो पहले गारंटी दी थी वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। ब्रजगोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? मैडम, अब मैंने दूसरे से ज्वाइन किया तो मैं आ रहा हूँ जी। नहीं, ये तो ऑडियो नहीं। ब्रजगोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? शायद ब्रजगोपाल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। विलक्षण जी, आपके पास आऊंगी। सीधा से सवाल कि लगातार लाडली बहना पर कांग्रेस हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी ने कई बार कहा कि लाडली बहनाओं को 1000, 1250 और फिर 3000 तक हम लोग भेजेंगे। और जैसा कि शिवराज जी ने कहा भी था, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कि मेरा मकसद लाडली बहना को लखपति बनाना है। हालांकि संकल्प पत्र में लाडली बहना का कोई जिक्र नहीं था कि लाडली बहनाओं को इतनी राशि दी जाएगी या तब तक उतनी राशि दी जाएगी। इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट सत्ताधारी दल नहीं ले सकता कि वचन पत्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था हमने, क्योंकि ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। हालांकि जहां तक मैं उनका मंतव्य भांप सकता हूं, और विपक्ष को हम एक साथ यहाँ एक कटघरे में रख सकते हैं, दोनों को एक संतुलन उसमें रख सकते हैं। एक्चुअली इस पर्टिकुलर फ्लैगशिप योजना के ऊपर इतना डिटेल्ड डिस्कशन और इतनी इनसिक्योरिटी क्यों चल रही है महकमे में? सी, अगर आप कंपेयर करें कोई भी पब्लिक सेक्टर की जो स्कीम होती है, जो फाइनेंशियल आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन इस बात पे होता है कि राज्य पर इसका भार कितना पड़ेगा। और ये एक तरीके से आप इकोनॉमी में पैसा फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका एक रिटर्न जनरेशन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं आपको इससे कंपेयर करना चाहूं, तो अगर एक पर्टिकुलर योजना में हम कोई सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे इकोनॉमी में वेलफेयर बढ़ेगा, आवक ज्यादा होगी, और उससे हमारे आम जन के लिए इकोनॉमी में बेहतर स्टैंडिंग पोजीशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इसकी लिमिट क्या है? सी, लाडली बहना योजना कंटिन्यूअस एफर्टिंग प्रोसेस है। आप देखेंगे कि हर महीने सर्टेन अमाउंट पहुंचना जरूरी है, ऐसे ही अमाउंट पहुंचने का वादा है। इसके राज्य के इकोनॉमी पर इसका बोझ कैसे नहीं पड़ेगा? और जबकि हम ये सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी एक फ्रेजाइल इकोनॉमी है, हम एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, हमारी आवक जो है पूरी तरह से आज भी ऑन सर्टेन एस्पेक्ट थोड़ा इंडस्ट्रियल और मैक्सिमम एग्रीकल्चर के ऊपर और कुछ टूरिज्म से ऊपर बेस्ड होती है। अगर हम इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की पब्लिक सेक्टर वेलफेयर स्कीम्स को चलाना चाहते हैं, तो हमें केंद्र की मदद चाहिए, जो कि हमें डेफिनेटली मिल रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे, अगर इसको इन्फिनिटी के लिए या कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए हमें चालू रखना जरूरी है, तो लगातार मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। आपको यह जरूरी है कि सरकार लगातार इस पैसे का अरेंजमेंट कहीं ना कहीं से करे। इसलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो पिछले 1.5 साल में चुनाव होने के पहले लगातार कर्ज लिया गया सरकार द्वारा, ताकि ये योजनाएं चलती रहे और सत्ताधारी दल अपने आप को जस्टिफाई कर सके।
यहाँ पर एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी देखने की बात है कि अगर ऐसी वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यूसली फंड नहीं किया तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। बिल्कुल। See, आप ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश वन ऑफ दो स्टेट्स था जहां पे महिलाओं को सेक्टोरल एक इकोनॉमिकल पॉइंट के रूप में कभी नहीं देखा गया है। यहाँ पर महिलाओं का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिकली कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। हम कह सकते हैं कि महिलाओं को नौकरियां मिले, महिलाएं आगे चल के एंटरप्रेन्योर बने, उनका योगदान बने, लेकिन महिलाएं एक आम घर में काम करने वाली एक मतलब हाउस होल्ड महिला का एक इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? वो सिर्फ उसकी बचत होती है, उससे ज्यादा उसको एक और, जबकि अगर आप ध्यान से स्टैटिस्टिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स के लोगों को पढ़ेंगे तो उन्होंने हमेशा कहा है कि महिलाओं का, एक गृहिणी का योगदान इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त होता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि उसको इकोनॉमिक पॉइंट पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अगर इसको नहीं किया जाता है रिकॉग्नाइज तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर किया जाता है। और मध्य प्रदेश बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स पूरे इंडिया भर में जिसने इनको रिकॉग्नाइज और ये संबल प्रदान किया। तो यहाँ पर इन योजनाओं के प्रति इनसिक्योरिटी का काम ही यही है कि कब तक स्टेट इस भार को झेल पाएगा, और अगर बाई चांस कोई ऊंच नीच हुई, कहीं से कोई हमें सहायता योजनाओं के प्रति में नहीं मिली तो ये बंद होगी, और इससे कितनी करोड़ महिलाओं को इसका नुकसान मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो योजना है अगर ये बंद होती है, इसका कोई नुकसान होता है तो कितनी सारी महिलाओं पर सीधे तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। ब्रज गोपाल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से विपक्ष लगातार केवल एक ही सवाल पूछ रहा है कि लाडली बहना योजना चलेगी या नहीं, और सीएम यादव ने भी कहा है कि पर्याप्त राशि है सरकार के पास और ये योजना चलेगी। नहीं, मैं आपको बताऊं कि लाडली बहना योजना निरंतर रहेगी, और लाडली बहना के साथ जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं, गरीब योजनाएं मध्य प्रदेश में से बोलती हूँ कि चेक करें वो कि आप तक ब्रज गोपाल जी की आवाज क्यों नहीं आ पा रही है। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है क्या? जी ब्रज गोपाल जी, अब आ रही है। जी अब आ रही है। मैं बता दूं, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को यह आश्वस्त करता हूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सरकार के हर तरह के प्रतिनिधियों ने कहा है कि लाडली बहना स्कीम भी निरंतर रहेगी, और लाडली बहना के अलावा मध्य प्रदेश में जन कल्याण की जितनी भी योजनाएं चालू हैं वो पूरी योजनाएं चालू ही रहेंगी। और उसके अलावा जो हमने अपने संकल्प पत्र में जनता से वायदे किए हैं उन्हें पूरा करना भी हमारी जिम्मेवारी है, जिससे हम किसी से पीछे नहीं हटेंगे। हमने जो संकल्प पत्र गोपाल जी, देखिए, राशि तो एक समय था जब 2003 में बीमारू मध्य प्रदेश हमें मिला था तो 23,100 करोड़ रुपए का बजट 2003 के मध्य प्रदेश का था। 2023 में जब हम हैं तब 3,14,000 करोड़ का बजट है, और 2024 आने में अब बजट आने में का कर्ज भी है मध्य प्रदेश पर। बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल है। आप बिल्कुल, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन हमारा बजट 23,000 करोड़ था उस दिन हम पर कर्ज 40,000 करोड़ से ज्यादा था। तो यानी हम अपने बजट से दुगने कर्ज में थे। और आज जब हम मध्य प्रदेश का फरवरी में बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं तो लगभग 4 लाख करोड़ का बजट है, और बजट से कम कर्ज मध्य प्रदेश में है। मैं आपको एक बात बता दूं, और दूसरी बात बता दूं, सरकारों को जो ऋण लेने का मापदंड है वो है SGDP, और जो SGDP के मानक हैं उसका 27% ऋण मध्य प्रदेश पर है, जो उसके लिमिट के अंदर है, जबकि राजस्थान में ये 38% है जो लिमिट से ओवर लिमिट है। और मध्य प्रदेश पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, ये आपको बता दूं। कभी भी हम ओवरड्राफ्ट नहीं हुए, ऐसा कोई देनदारी मध्य प्रदेश की कभी रुकी नहीं, हमारा बिल कभी रुका नहीं। तो मध्य प्रदेश में आर्थिक अनुशासन का पालन हुआ है जन कल्याण के साथ। हाँ, हमारे मित्र विशेषज्ञ हैं, एक उन्होंने बात कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। एक समय था जब मध्य प्रदेश में केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, इसके बाद हमने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। आपको भी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 2003 में हमें सरकार मिली थी तो हमारा -0.6% औद्योगिक विकास दर थी, जो आज बढ़कर देश नहीं दुनिया में सर्वाधिक 26% है। और जो पर्यटन की इकोनॉमी बढ़ाने की बात हुई है तो निश्चित मध्य प्रदेश में आने वाले समय में पर्यटन से बहुत बड़ी इकोनॉमी आएगी। केवल एक महाकाल लोक बनने से उज्जैन की अर्थव्यवस्था बदली है। ऐसे 23 लोक मध्य प्रदेश में बनेंगे, जिनका 14 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। और निश्चित आने वाले आप समय में देखेंगे कि जो कृषि पर निर्भर हमारी अर्थव्यवस्था थी वो औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी होगी, सर्विस सेक्टर में भी जाएगी, क्योंकि आज
इन्फोसिस और टीसीएस को लाने में भी हम मध्य प्रदेश में कामयाब हुए हैं, वहां भी जाएगी। और जो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है वहां भी जाएगी। और मध्य प्रदेश में जन कल्याण का कोई भी काम नहीं रुकेगा। और एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि लाडली बहना आने का फर्क क्या है ये समाज में दिखाई दे रहा है कि बाजार में जो अर्थव्यवस्था की गति थी वो तेजी से बढ़ी है। जो जुलाई अगस्त से लेकर आज तक के आप जीडीपी कलेक्शन के आंकड़े देखेंगे उनमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। यानी लोगों के पास जो पैसा जा रहा है उस पैसे से बाजार की इकोनॉमी रन कर रही है। और यही वो मॉडल है जिस मॉडल के दम पर हम ये दंभ करते हैं कि जन कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, जन कल्याण की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि ब्रज गोपाल जी ने कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। देखिए, कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए थे इनको उन्होंने पेंशन देने का वादा किया था। पिछले 10 महीने से आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, लाडली बहना का इवेंट बनाने के चक्कर में उन्हें जी ब्रज गोपाल जी नहीं मिल पा रही। विधवाओं की पेंशन नहीं मिल रही, पिछले 10 महीना हो गया। दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। किसानों को ओले पाले का मुआवजा नहीं मिल पा रहा। यहाँ तक परियोजना सिंचाई बुरहानपुर में लगभग 2 गांव के 1,500 किसानों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है कि हमें आत्महत्या करने की अनुमति दी जाए क्योंकि हमें मुआवजा नहीं मिल पाया। सिंचाई परियोजना चालू कर दी गई है। रिकॉर्ड में मन से नहीं कह रहा हूँ चीजें। देखिए, अब आप इवेंट तो बनाते हैं। आज प्रति व्यक्ति पर 50,000 का कर्जा है। जो माँ के पेट में गर्भ में बच्चा जन्म ले रहा है वो 50,000 कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। तो आप ये बताएं कि आपका पैसा आएगा कहां से? आपने योजना, जब लाडली बहना के इवेंट के चक्कर में आपने पिछली सब योजनाएं बंद कर दी चुनाव के दौरान, अब आप लाडली बहना का कानून क्यों नहीं बनाते? हम यही तो मांग कर आपने जो हमने तेलंगाना में सब योजनाएं जो थी हमने जो वचन थी सब हमने शब्दशः पूरे कर दिए। हमने बहनों को 25 रुपए देना भी शुरू कर दिया, किसानों को भी देना शुरू कर दिया, छात्रों को भी देना शुरू कर दिया। आप कब देंगे उसका कानून क्यों नहीं बनाते आप? बिल्कुल, आप ही के सवाल के साथ। और दूसरी बात लाडली बहना का जिन्होंने इवेंट बनाया था शिवराज जी चौहान जी ने, वो खुद ही इसको लेकर संशय में। मैं आपने पहले भी कह चुका कि वो खुद ही करेंगे। मैं प्रयास करूंगा, मैं योजना को बंद नहीं होने दूंगा। तो ये सवाल क्यों? जी ब्रज गोपाल जी, छोटी सी बात बता रहा हूं। जिस कर्नाटका की आप जिक्र कर रहे हैं उस कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का अधिकृत रूप से बयान है। की बात भी कर रहा हूँ मैं, तेलंगाना की बात भी कर रहा हूँ। प्रभु आप सुन लो तो हम तो सब पूरे राज्यों के विषय में बात करूंगा। ये आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के अलावा आपको कर्नाटका में आपको याद है कि डीके शिव कुमार जी ने क्या कहा कि हम पर विकास के लिए राशि नहीं है क्योंकि हमने जन कल्याण के जो काम करे हैं उसकी राशि ही हमारे पास नहीं है। 10 किलो चावल आप वहां जो वायदा किया था प्रति माह प्रति व्यक्ति आप दे नहीं पा रहे हैं कर्नाटका में। तेलंगाना में तो आपकी बनी है। और एक बात और बताऊं, याद है आपको 16 दिसंबर 2018 जिस दिन कमलनाथ जी ने एक कागज पर दस्तखत करके मध्य प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया था। क्या हुआ है? आप झूठ बोलने वाले लोग। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ। भैया रुक जाए। आपके राजकुमार आए थे मध्य प्रदेश के मंदसौर में, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 10 दिन में अगर 2 लाख तक के किसानों के कर्ज माफ नहीं हुए तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री नहीं बदला मगर मध्य प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री को बदल दिया। जो झूठ बोलेगा उसे कौआ काटेगा। मैं एक बात और आपसे कहता हूं, आप ये चर्चाएं कर रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा। कभी चिंता की जिस पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कभी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस और अकाली सरकार में रहे, आज आप दोनों साथ में हैं, आपने वहां के लोगों पर 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा छोड़ा है। आपने राजस्थान में अभी अभी सरकार से हटे हैं 8 दिन पहले, वहां 90,000 प्रति व्यक्ति कर्जा है। उनकी चिंता तो नहीं करेंगे मगर मध्य प्रदेश की चिंता करेंगे क्योंकि यहाँ का पैसा लाडली बहनों के खाते में जा रहा है, यहाँ का पैसा किसानों के खाते में जा रहा है, यहाँ का पैसा युवाओं की फीस भरने में जा रहा है। आपको सबसे आपत्ति है, आपको काम कुछ नहीं करना, आपका दोहरा चरित्र है। जहां आप सरकार में रहते हैं वहां कुछ नहीं देंगे। आप याद करिए, आपने वायदा किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। क्या आपने राजस्थान में दी? क्या आपने छत्तीसगढ़ में दी? कहीं नहीं दी। केवल जहां विपक्ष में है वहां लोगों को भड़काएंगे और जहां सरकार में है वहां वादा खिलाफी करेंगे। आपका चरित्र मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जानती है, इसीलिए इस बदहाली के दौर में कांग्रेस। देखिए, अभी आप तेलंगाना का उठा लीजिए। तेलंगाना में हमने सरकार बनते ही 2500 रुपए महीना महिलाओं को देना शुरू करा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना शुरू करा। आप देना चाहते हैं? अरे भैया, आपको पर्याप्त समय दिया गया है, आपको पर्याप्त समय दिया। मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बताएं हर परिवार को ज्योति योजना से 200 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, छात्रों को 5 लाख की सहायता दी जा रही है, 4 लाख देने की दी जा रही है। हमने जो कहा है वो कहा है। और आप किसान कर्ज की बात करते हैं, आप किसान कर्ज की बात करते हैं।
27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। ये मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने स्वयं फिर कह रहा हूं, करा है। आपकी जानकारी है हम केवल 2 किलोमीटर लेकर जाएंगे। क्या आप ये बताइए, लाडली बहना के नाम से जो आपने प्रदेश को भ्रमित किया था, कानून क्यों नहीं किया है? उसके बाद आप कहते हैं मोदी की गारंटी, मोदी जी की पुरानी गारंटी हुआ, क्या हुआ? अरे कैसे आदमी हो? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन में और सदन के बाहर दोनों जगह घोषणा की है डॉक्टर मोहन यादव जी ने कि हम ना लाडली बहना बंद कर रहे हैं, ना लाडली लक्ष्मी बंद कर रहे हैं। कानून बना दीजिए ना, हम तो यही बात कर रहे हैं। तो फिर आपने कहां बना दिया? आपने कौन सा कानून बना दिया? आज जो आप बातें कर रहे हैं, 65 साल इस देश की सरकार में रहने वाले लोग आज हमसे ये कहते हैं 3 दिन में अन्य योजना अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या छत्तीसगढ़ में कानून बनाया है? क्या राजस्थान में कानून बनाया है? क्या तेलंगाना में कानून बनाया है? या कर्नाटका में कानून बनाया है? हम बनाएंगे। आप श्रीमान नहीं, आप नीलाभ आपके पास पुनः आऊंगी। नीलाभ जी पुनः आऊंगी आपके पास। विलक्षण जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से लाडली बहना जब से सरकार बनी है तब से लगातार लाडली बहना को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि लाडली बहना को छला गया। लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष पे कि लाडली बहनाओं को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, उन्हें छला गया। आपको क्या लगता है कि अभी अभी सरकार बनी है, अभी समय नहीं हुआ उनको पेमेंट देने का, या फिर सरकार की जो भी मंशा हो, जैसे कि सीएम यादव ने कहा भी है कि कोई भी योजना बननी होगी, लेकिन लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, मैंने जैसे ये दोहराया, ये इनसिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूस इकोनॉमिक प्रोसेस है। यहाँ पर लगातार हमें ये देखने को मिलेगा कि उस पर राज्य कोष पे भार पड़ रहा है। इसकी पूर्ति होगी कैसे? मैं अभी स्टैटिस्टिक्स को अगर आपके समक्ष रखूं तो आपको ये पता चलेगा कि 2022 और 2023 के जो बजट हमारे लास्ट टाइम देवड़ा जी ने ही प्रेजेंट किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि 24,000 करोड़ से ज्यादा तो हम सिर्फ डेप्ट पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ये इनसिक्योरिटी इसलिए आ रही है क्योंकि आप नहीं चाहते खत्म करना, ना ही कोई और चाहता है खत्म करना। व्हाट इफ इवेंचुअली करना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम आ रही है ना, जो कि हमारे कांग्रेस के मित्र भी यहाँ कहना चाह रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो बाकी योजनाएं बंद हुई, सिर्फ एक पे फ्लैगशिप पे फोकस रखा गया, बाकी लोगों का क्या? मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूं तो उसी में एक चीज और भी हम ऐड कर सकते हैं कि पहले ब्लाइंड्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए वेलफेयर के लिए और ऐसे दिव्यांग लोगों के लिए हॉस्टल्स की सुविधा होती थी जिसमें मैसो मील भी प्रोवाइड किया जाता था। अब उनकी फंडिंग्स बंद कर दी गई, वो हॉस्टल्स बंद कर दिए गए। सामाजिक न्याय के विभाग द्वारा कई ऐसे एनजीओज और रिकॉग्नाइज उनको भी बंद कर दिया गया। खैर, दोज आर वन ऑफ द पॉइंट्स जिनको इवेंचुअली सरकार एड्रेस करेगी। यहाँ पर सबसे पहले हमको ये देखना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर योजनाओं से ज्यादा बड़ा वेलफेयर हमें आज तक कभी देखने को नहीं मिला, और महिलाओं को ये सशक्तिकरण मध्य प्रदेश में जरूरी है। हालांकि अब जो एक हम अगर कहना चाहें कि यहाँ पर एक नया कुछ अगर टेबल पे लेके, क्योंकि नया मुख्यमंत्री कुछ नया लेके आता है मध्य प्रदेश के लिए, तो सबसे बड़ी चीज जो वो एड्रेस कर सकते हैं वो ये है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इनकम डिस्पैरिटी आ रही है। मतलब गरीब और पुअर होता जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इकोनॉमिकली अगर देखें तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बड़े टेंडर्स खुद मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिकली ग्रो करने वाली कंपनीज को नहीं दिए जाते। एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर आप रियलाइज करके देखें, चाहे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स हो, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिनके टेंडर्स रिलीज किए जाते हैं, मैं सबसे अगर लिस्ट उसकी निकाली जाए तो बहुत कई नाम आ जाएंगे। आपको ध्यान पता चलेगा कि महाराष्ट्र बेस्ड, इवन साउथ बेस्ड कंपनीज, इवन दिल्ली बेस्ड फर्म्स, और अकेले इस मैं क्या कहते हैं डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट टेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मीडिया रिलेटेड टेंडर्स भी, पब्लिसिटी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा अदर कंपनीज। तो अगर आपको ये पे डिस्पैरिटी खत्म करनी है, ये एक नई सरकार का फोकस एरिया जरूर हो सकता है कि मध्य प्रदेश का काम मध्य प्रदेश का व्यक्ति ही करेगा, मध्य प्रदेश का पैसा मध्य प्रदेश के व्यक्ति के जेब में ही जाएगा। ये एक नया फोकस पॉइंट है। और मैं समझता हूं कि अगर मोहन यादव जी, जो कि अपने लिए जाने भी जाते हैं, उन्होंने उज्जैन के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है और इसी के कारण उनको आज वो पद भी मिला है, उस पद से वो नवाजे गए हैं जिसके लिए वो डिजर्विंग भी कहलाते हैं। अगर इसको वो फोकस कर सके तो मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में आ सकता है और मध्य प्रदेश का पैसा मध्य प्रदेश के ही लोगों को बढ़े। इससे बड़ा संबल किसी लाडली बहना योजना से भी ज्यादा अच्छा प्रभाव करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने विलक्षण जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रजगोपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल छोटी सी बातें कहना चाह रहा था
कि टेंडर अपना एक प्रोसेस है कि जो सबसे कम में काम करेगा उसे टेंडर मिलेगा। परंतु एक बात से मैं असहमति व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश में गरीब और अमीर कमीशन देगा। मध्य प्रदेश के गरीब और अमीर के बीच में फर्क बढ़ा नहीं है और घटा है। मध्य प्रदेश की औसत आय प्रति व्यक्ति 11,000 रुपए हुआ करती थी, जो इन 20 वर्षों में बढ़कर 1,41,000 रुपए हुई है। एक बात और एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, रीवा में इस माह के नवंबर में देश में सर्वाधिक टू व्हीलर बिका है। टू व्हीलर बिकने का मतलब ही ये होता है कि जो गरीब आदमी है वो अब 2 पहिया वाहन पर सवार होने लगा है। तो इकोनॉमी में गैप नहीं आ रहा है, बल्कि राज्य में समानता आ रही है। नीलाभ जी, टेंडर उसे मिलेगा जो 50% कमीशन देंगे। खुलकर ठेकेदारों ने आपकी सरकार पर आरोप लगाया लोया जी कि 50% आपने ये सुनो तो, आपने ये झूठ फैलाने यही झूठ फैलाने की पूरी कोशिश की, जनता जो झूठ फैलाने की पूरी कोशिश की। आपको मालूम है कि राजस्थान के कमरे पर मध्य प्रदेश की 108 मिलती है। आपको मालूम है कि राजस्थान के 100 सकारात्मक विपक्ष नहीं मालूम, वहाँ 21 रुपए किलोमीटर पेमेंट होगा, यहाँ 18 होगा, तो वहाँ 21 वाले यही झूठ है, यही दो वहाँ पर धर्म रक्षक पार्टी गौशालाओं को पिछले 10 महीने से फंड नहीं मिला है। कुछ कर लो कि किस मुद्दे पे चर्चा करना है। अरे मध्य प्रदेश में कोई गाय भूखी नहीं मर रही है। कांग्रेस के दलाल चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, इस चर्चा को हम और आगे ले जा सकते थे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। विलक्षण जी, ब्रजगोपाल जी, नीलाभ जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाडली बहना योजना पर लगातार हंगामा हो रहा है। शिवराज सरकार की सबसे पॉपुलर योजना लाडली बहना ने प्रदेश का बजट बिगाड़ दिया है। इस योजना को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मोहन सरकार को 4200 करोड़ का कर्ज लेना होगा। इसके साथ ही संविदा कर्मियों के बढ़ाए गए मानदेय को देने के लिए 1500 करोड़ और अन्य योजनाओं के लिए भी 2000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। इसके साथ ही लड़कों को स्कूटी दिए जाने, गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपए करने, पंचायत कर्मियों की सैलरी बढ़ाए जाने जैसी कई तमाम घोषणाओं के कारण बजट जो है मध्य प्रदेश का गड़बड़ा गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए मुख्यमंत्री इस गड़बड़ाए हुए बजट के साथ कैसे जनता को संभालते और किस तरह योजनाओं को लागू रखते। फिलहाल के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।